लगते हैं पड़ेगी। जब नेता है मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के पश्चात बहुत दिनों से श्वेत पत्र का जिक्र हो रहा था और श्वेत पत्र वो लोग लाने की बात कह रहे थे जो झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं और झूठ बोल करके सत्ता को चला रहे हैं। आमतौर पर जब भी श्वेत पत्र की बात होती है तो उसमें कम से कम 3 कार्यकाल किसी सरकार की लेकर के उसका कंपैरिजन होता है। अगर हिमाचल प्रदेश की आर्थिक परिस्थिति खराब हुई तो ये दौर कब से शुरू हुआ और दौर कब से शुरू होने के साथ उसकी वजह क्या थी, उसका एक एनालिसिस होता है और उसके बाद फिर आने वाले समय में हमको और बेहतर ढंग से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कुछ सुझाव होते तो उसको हम श्वेत पत्र कहते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट श्वेत पत्र के नाम से उनने जारी किया, मेरा ये मानना है कि ये उसी तरह का एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो चुनाव से पहले उनने 10 गारंटियों का जिसमें जिक्र किया था। इसलिए मैं बोल रहा हूं, सरकार कांग्रेस की बनी है, झूठ बोल करके बनी है, झूठ बोल करके चलाना चाहते हैं। लेकिन अब जब लोगों के बीच में जाकर के इनको असलियत मालूम पड़ रही है कि लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि 10 गारंटियों का क्या हुआ, उसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो गया है और वो कांग्रेस पार्टी के लिए गले की फांस बन गई। ऐसी परिस्थिति में लोगों का ध्यान बांटने के लिए कि श्वेत पत्र हम जारी करेंगे, और जब श्वेत पत्र में हम उम्मीद कर रहे थे पता नहीं बहुत सारी चीजों का जिक्र होगा, लेकिन सचमुच में जब श्वेत पत्र विधानसभा के अंदर ले किया गया, प्रस्तुत किया गया, ये सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। अपने ही मुख्यमंत्री द्वारा इनके जो हिमाचल प्रदेश के बजट प्रस्तुत करने के समय को जो आंकड़े दिए गए हैं, बहुत सारी चीजों का जिनका जिक्र हुआ है, उनके विपरीत है। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपस में मिलते ही नहीं है। और इसलिए सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इस श्वेत पत्र को सिरे से खारिज करती है और ये डॉक्यूमेंट कूड़ेदान में डालने लायक है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान की अगर मिसमैनेज की फंड्स की इसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की बात करते हैं, तो हम 5 साल सत्ता में रहे तो जिक्र इसका ऑडिट रिपोर्ट में होता, वो तो है नहीं। और दूसरी बात, जो हमको ये सलाह दे रहे हैं
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा। मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के कंपैरिजन में हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत कम रहा है, जो दर इनके चल रही है, क्योंकि हमने तो 6 CTS नहीं बनाए, हमने तो 4 एडवाइजर नहीं बनाए, हमने तो ऐसे OSD नहीं बनाए जिनकी गिनती ही अब तक संभव नहीं हो पा रही है कि कितने हैं, कहां हैं। इसलिए सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने हिमाचल प्रदेश में 5 साल में सरकार का संचालन किया है। हालांकि कोविड का दौर था और कोविड का दौर लंबा स्पैन था, वो लगभग 2 वर्ष का कार्यकाल ऐसा बीता है। और उस 2 वर्ष के कार्यकाल में स्वाभाविक रूप से हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी, क्योंकि आर्थिकी उस वक्त बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई, और प्रदेश की ही नहीं, देश की, दुनिया की। उसका ग्लोबल इंपैक्ट था, और स्वाभाविक रूप से इसका इंपैक्ट हिमाचल प्रदेश में भी आया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमारा टूरिज्म का सेक्टर जो है बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। और भी सेक्टर हमारे प्रभावित हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने बेहतर ढंग से चलाने की कोशिश की। अब बात आती है लोन की। मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हमने हमेशा हिमाचल प्रदेश में जो लोन की, जो हमारी GSDP की जो लिमिट निर्धारित थी, उस लिमिट से ऊपर कभी नहीं गए। मैक्सिमम 3.7% से अधिक कर्ज हमने नहीं लिया, जबकि लिमिट 6% तक भी थी, 6% तक भी थी। उसके बावजूद भी हमने उस लिमिट को एग्जॉस्ट तो किया ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमने उसको टच भी नहीं किया, उससे हमने कम लोन लिया। और खासतौर से मुझे बड़ी हैरानी होती है कांग्रेस के नेताओं की। ये जिक्र करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जब इनकी सरकार बनी, और उस जब सरकार बने तो हिमाचल प्रदेश में लोन जो है वो 75,000 करोड़ था, और उसके बाद फिर और देनदारियां जोड़ करके उसको 95,000 करोड़ बना दिया। जैसे कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को हरा करके सत्ता में आई थी, उस वक्त हमको सर्टिफिकेट नो ड्यूज का देकर के चली गई थी। गवर्नमेंट इज इन कॉन्टिन्यूटी। पूर्व सरकार की देनदारी अगली सरकार को वहन करनी ही पड़ती है, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। और ऐसी सूरत में पहले तो मैं लोन के सिलसिले में बात कहना चाहूंगा कि आंकड़ा जो है वो ठीक कर लें। भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार छोड़ी है, यानी कि दिसंबर के महीने में जब कांग्रेस की सरकार बनी, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में जो एक्चुअल लोन था, इट वाज 69,622 करोड़। It was not 75,000 crore even. 69,622 crores. ये लोन की फिगर थी। लेकिन उसके बाद क्या किया उनने? सरकार में आने के बाद पूरा फाइनेंशियल ईयर का जो लोन उन्होंने धड़ाधड़ लिया 31 मार्च तक, वो भी हमारे खाते में डाल दिया। अरे भैया, अगर हमने लोन लिया, आपको लगा गलत किया है, तो आप मत लीजिए ना, सीधा सा फॉर्मूला। और आज हिमाचल प्रदेश में सरकार, कांग्रेस की सरकार के मात्र 9 महीने हुए हैं, और इस 9 महीने के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने लोन कितना ले लिया? 8,000 करोड़ रुपए, 8,000 करोड़। और इस बात को हमको मान करके चलना, जो हिमाचल प्रदेश की जो परिस्थिति आज की तारीख में जो बनी है,
जो भी हम लोन ले रहे हैं वो लोन हम पूर्व में लिए हुए लोन और उसके ब्याज को अदा करने के लिए ही ले रहे हैं। ये हकीकत है। अगर हमने लोन लिया तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की पूर्व सरकार ने जो हमारे ऊपर 48,000 करोड़ रुपए का ऋण छोड़ करके गए थे 2017 में, उस लोन का मूल किस्त जो है और किस्त के अलावा उसकी ब्याज की भरपाई हमने की। और कितने की? इन 5 सालों में अगर मूल जो था उसकी हमने भरपाई की 16,671 करोड़ रुपए, 16,671 करोड़। ये दिए हमने जो लोन लिया था वो उसकी किस्त जो वापस करनी थी। और उस पर जो ब्याज था, पूरा ब्याज था, ब्याज जो था 21,605 करोड़ रुपए, 21,605 करोड़ रुपीज। और इसका मतलब अगर हम ये दोनों को मिलाएं, 16,671 करोड़ और 21,605 करोड़ दोनों को मिलाएं, तो हमने जो अदा किया जो लोन का हिस्सा था वो था 38,276 करोड़, 38,276 करोड़ रुपीज। ये हमने अपनी सरकार में जो कांग्रेस सरकार का लोन प्लस उसका ब्याज जो हमने अदा किया। और इसलिए इस फैक्ट को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। ये फैक्ट जो है ये हकीकत है। जो आंकड़े हैं ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं। इस बात को मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं, स्पष्ट कहना चाह रहा हूं। एक विषय तो लोन के संदर्भ में मुझे लगता है कि क्लियर हुआ। और लोन में दूसरी बात, अगर हम और इसमें अगर बात कहें आगे जाकर के, ये शुरुआत कब हुई? ये शुरुआत सही मायने में अगर हिमाचल प्रदेश अगर ऐसे दौर में आज के इसमें पहुंचा है लोन लेने के पंचायत, ये सबसे पहली शुरुआत जो है 93 से 98 की जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस दौरान की है। जब उनने लोन मार्केट से उठाया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के नाम पर और दूसरे कॉरपोरेशन के नाम पर, लगभग 1,000 करोड़ रुपीज उस वक्त, और 1,000 करोड़ उस वक्त के हिसाब से वो बहुत बड़ा अमाउंट होता था। पूरी चर्चा हुई इस बात को लेकर, पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लंबे समय तक चर्चा रही, क्योंकि इतना बड़ा लोन उस वक्त के लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। और जो लोन लिया गया वो ऐसी दरों पर लिया गया जिसकी जस्टिफिकेशन कोई नहीं बनती थी, और लोन लेने की भी जस्टिफिकेशन नहीं बनती थी, क्योंकि उस वक्त की परिस्थिति ऐसी नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी लिया, वहीं से ही काम खराब हुआ। और उसके बाद ये दौर आगे बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते आज के इस दौर में पहुंचा है। और इसके अलावा जो 2012 से 2017 लगभग 20,000 करोड़ रुपए कांग्रेस ने उस वक्त लिया, और उसकी जस्टिफिकेशन उसकी आवश्यकता उस तरह की थी नहीं, क्योंकि उस वक्त ना तो कोविड का दौर था 2012 से 2017 तक, हमारी सरकार से पहले जो कांग्रेस की सरकार का इसके बारे में कहना चाहता हूं। लेकिन उसके बावजूद भी, और आज ये परिस्थिति बनी है हमारे सामने कि अब आरबीआई ने और सारी चीज को लेकर के जो नॉर्म्स तय कर दिए कि जीएसडीपी का आप जो है वो 3.5 से 3.5% से ज्यादा लोन नहीं लेंगे। कारण हिमाचल उस स्टेट में शामिल हो गया, उन स्टेटों में शामिल हो गया जहां ऋण लगातार बढ़ता है।
जिसका जिक्र उन्होंने श्वेत पत्र में किया हुआ है कि पूरे देश भर में अगर लोन के हिसाब से किसी हमारा नंबर अगर आता है तो 5वें स्थान पर आता है। और उसके लिए मैं बड़ा साफ कहना चाहूंगा, ये योगदान अगर रहा है तो लंबे समय जो कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही उसका योगदान रहा है, सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उसका रहा है। इसलिए आज के दौर में हमको यहां पर इस परिस्थिति में पहुंचना पड़ा है। फिर उसके बाद उनने बहुत सारी चीजों का ऐसा जिक्र किया है जो हमें बड़ी हैरान करने में लगती है। ऐसी कहते हैं कि लाइबिलिटीज बहुत सारी हमारे ऊपर छोड़ गए। 2017 में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद भाजपा की सरकार बनी। डीए कर्मचारियों का 2016 जुलाई 2016 का, जनवरी 2017 का और जुलाई 2017 का जो कि लगभग 18% बनता था, उन्होंने नहीं दिया। किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने दिया। हमने उसके साथ साथ में और भी चीज जो आईआर पे देने के कम से कम एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन कर्मचारियों की थी वो भी नहीं दिया, और हमने वो 21% तक किया, 21% तक किया। अगर हम लोन के सिलसिले में तो और बात कहें, 2012 से 2017 तक कांग्रेस की सरकार रही और ये लोन जो है उस वक्त जो है 28,707 करोड़ से 47,906 करोड़ ये पहुंचा, और जिसमें जो इंक्रीज हुई है 2012 से 2017 के बीच में 66% हुई है, 66% सबसे बड़ी इंक्रीज हुई है। और जबकि 2017 से 2022 यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान अगर इंक्रीज हुई है, इट इज ओनली 48%। कांग्रेस के कंपैरिजन में 66% की कंपैरिजन में 48%। और इस बीच में जो 2012 से 2017 का ये कार्यकाल रहा, तो उस वक्त कांग्रेस के उन मित्रों से हम ये भी पूछना चाहते हैं, जो FRBM एक्ट है जो सुनिश्चित करता है लोन की सारी व्यवस्थाओं को, क्या उसका पालन किया गया? उसको भी दरकिनार किया गया है FRBM को, ये भी मैं कहना चाहता हूं। अगर उस वक्त के कर्मचारियों की अगर देनदारियों का हम जिक्र करें, इट वॉज मोर देन 9,000 करोड़ रुपीज। जिन देनदारियों को हम हमारे हिसाब में डाल रहे हैं, वो हमको गिन रहे हैं, तो उनके जमाने में भी 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारियां थी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने कार्यकाल में पूरी की। इस बात को भी उनको समझना होगा। फिर उसके बाद आगे उन्होंने थोड़ा टेक्निकल इश्यूज को लेकर के बात करने की कोशिश की। एक तो बात उन्होंने कही है 5th फाइनेंस कमीशन की पक्ष नहीं रखा गया, और उस वक्त हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी काची जी थे, अनिल काची जी, और एक अच्छे ऑफिसर थे, हिमाचल के ऑफिसर थे। उन्होंने बहुत प्रभावी ढंग से अपनी बात रखी है और हम सब लोगों ने प्रभावी ढंग से बात रखी है। और 5th फाइनेंस कमीशन की अपनी एक जो पूरे देश भर के लिए एक नई नीति जो बनी उस वक्त, जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी जाती थी स्टेट्स के लिए, उसमें तय हुआ नेशनल लेवल पर कि उसको कम करना चाहिए, उसको टेपर डाउन करना चाहिए। और उसको टेपर डाउन करते हुए उसमें कमी आई सभी पूरे देश के लिए, क्योंकि फाइनेंस कमीशन एक स्टेट के लिए नहीं होता है, पूरे देश के लिए होता है। और जो फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं वो पूरे देश के लिए लागू होती है। और हिमाचल प्रदेश में 15th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन आई
उसमें पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा आरडीजी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगर किसी स्टेट को मिली है तो हिमाचल उसमें पूरे देश में नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा पैसा हिमाचल प्रदेश को मिला है। ये बात लग है विद द पैसेज ऑफ टाइम हर फाइनेंशियल ईयर में उसको टेपर डाउन करने की बात चल रही है और लास्ट में 2026 तक शायद ये 3000 करोड़ रुपीस के लगभग रह जाएगी। दूसरी बात उन्होंने उठाई कि जीएसटी कंपनसेशन का पैसा आप ले नहीं पाए। देखिए जीएसटी जो एक्ट जो है पूरा जब लागू हुआ था 2017 में और उसके बाद 5 साल तक उन्होंने कहा था, उसमें बड़ा क्लियर था कि 5 साल तक जीएसटी कंपनसेशन स्टेट को दिया जाएगा, लेकिन 5 साल पूरा होने के पश्चात उसके बाद जो जीएसटी कंपनसेशन स्टेट को दिया जाता है वो बंद हो जाएगा। और ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में भी डिसाइड हुआ और पूरे देश के लिए डिसाइड हुआ और इसलिए जून 2022 में जीएसटी का कंपनसेशन का जो पैसा पूरे देश के लिए बंद हुआ, ना कि हिमाचल प्रदेश के लिए, पूरे देश में बंद हुआ। कि कानून पूरा केंद्र का कानून है, पूरे देश पर लागू होगा। इस बात को मुझे हैरानी होती है कांग्रेस के नेताओं के उस विवेक पर कि हिमाचल के लिए जीएसटी काउंसिल अलग से करेगी और उधर के लिए अलग से करेगी। ये कभी संभव होता क्या? इसलिए जीएसटी काउंसिल ने जब निर्णय किया तो 5 साल तक रहेगा, 5 साल का टेन्योर कंप्लीट हुआ और उसके बाद जीएसटी कंपनसेशन पूरे देश के लिए बंद हुआ। इसमें हिमाचल प्रदेश में हमको हमारे ऊपर क्या आरोप लगाने की बात है कि उन्होंने पक्ष नहीं रखा। जो कानून पूरे देश के लिए है वो हिमाचल के लिए भी, उस बात को उनको समझना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आगे हम बात करें फिर उनने इशू कुछ और जोड़े हुए। एक उनने जोड़ा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की, वो हमने की भाई, और हमारा उसमें एक टारगेट था, हमारा एक लक्ष्य था कि जब पूरे देश भर में इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर का वेलकम किया जा रहा हर स्टेट द्वारा, इसमें हिमाचल प्रदेश पीछे क्यों रहे? बात तो ये बनती है। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की और ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के अंतर्गत हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी उसमें हिमाचल प्रदेश में बुलाया और बुला करके उस कार्यक्रम को किया और बहुत बेहतरीन कार्यक्रम वो हुआ है। और मैं आप सबके बीच में उसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की थोड़ी सी मैं जानकारी ये देना चाहता हूं। और इसमें उन्होंने कहा कि भाई बहुत सारा पैसा खर्च किया है और मैं उसमें ये कहना चाहता हूं कि उनको इस बात को समझना पड़ेगा कि हमने देश के साथ अगर आगे बढ़ना है तो निश्चित रूप से हमको एक बात तय करनी पड़ेगी भाई, हमको कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। मुझे मालूम था ये काम कठिन है, मुश्किल है, उसके बावजूद भी हमने कहा कि इस काम को करना चाहिए। इन्होंने कहा इसमें 27 करोड़ रुपए खर्च किया गया ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में। और पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं, मैं केंद्र सरकार का आभारी हूं, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का। इस ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए उन्होंने 10 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को केंद्र से जो उन्होंने छुपा के रखा, जिसका जिक्र उन्होंने किया।
और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में हमारी जो 2 ग्राउंड ब्रेकिंग हुई, जिसमें एक बार अमित शाह जी शिमला आए थे उस वक्त, और दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग मंडी में हुई थी। एक जो हुई थी शिमला में हुई थी, उसमें 13,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग हुई थी उसमें लगभग, और उसके बाद जो मंडी में हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री जी आए, तो उसमें 28,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग लगभग हुई थी। और मुझे इस बात की खुशी है कि उसमें जो ग्राउंड ब्रेकिंग हुई थी उसमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो अपने जमीन पर चल पड़े हैं, और जिसको उसका एक पोर्शन, हालांकि बहुत उनने कंजूसी की है इस बात को लेकर के, जिसको उन्होंने स्वीकार किया है कि 7,191 करोड़ रुपए की जो है इन्वेस्टमेंट जो है आई, जिसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। जबकि फैक्चुअल पोजीशन इससे हट करके है, इससे अलग है, ये मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूँ। मैं इसमें एक बात और भी कहना चाहता हूँ, एक इन्वेस्टर मीट कांग्रेस के समय में भी हुई, यही जिन्होंने जो इस कमेटी के चेयरमैन थे श्वेत पत्र के मुकेश अग्निहोत्री, जो उस वक्त इंडस्ट्री मिनिस्टर होते थे, पूरे देश भर में बड़े बड़े शहरों में गए और उसमें भी लाखों रुपए खर्च हुआ, एक भी एमओयू नहीं हुआ। और जब एमओयू नहीं हुआ तो ग्राउंड ब्रेकिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं। ये भी दौर रहा है जिसके बारे में उनको वो अपने आप स्पष्टीकरण दे सारी बात को लेकर के। फिर बस छोटी छोटी बातों पर आ गए, कहा कि फिजूल खर्ची की गई। किस पर फिजूल खर्ची की गई? कहा कि जनमंच क्यों चलाया, और उसमें बड़ी टिप्पणी की कि उन्हें 6 करोड़ रुपए के लगभग जो है वो खुल के खा लिया, ऐसा कुछ बोला था, कैसे कुछ शब्द बोला था। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, जनमंच भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बहुत प्रभावी कार्यक्रम है। हर एक सरकार की अपनी अपनी कुछ योजनाएं होती है, और उन योजनाओं को जमीन पर चलाने के लिए काम करना होता है। ऐसा कभी संभव होता है कि आप योजना घोषित कर दो, उस पर फिर उस पर अमली जामा ना करें। अगर उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, तो स्वाभाविक रूप से कुछ खर्चा होगा ही होगा। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, ये बहुत प्रभावी कार्यक्रम रहा, और जिसमें 258 जनमंच हिमाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कोविड के दौरान बंद हुआ था, कोविड के नॉर्म्स के मुताबिक उस वक्त के लिए, और 45,726 कंप्लेंट्स में से 43,821 कंप्लेंट्स जो है जिनका रेड्रेसल हुआ, जिनका समाधान। इसलिए मुझे लगता है कि सारी चीज को लेकर के आखिरकार उनको परेशानी किस बात की, और लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी, अवसर दी कि लोगों की समस्याओं का समाधान गांव में हो, मौके पर। वहीं पर नकल तकरीमा वहीं बनता था, किसी का राशन कार्ड वहीं बनता था, किसी को सर्टिफिकेट चाहिए होता था, वो सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह सारे वहीं पर बनते थे। और यहां तक कि किसी ऐसे आदमी को जिसका मेडिकल सर्टिफिकेट बनना है तो डॉक्टर की टीम वहां पर उपलब्ध रहती थी, वो डॉक्टर वहीं पर उसको एग्जामिन करते थे, उसके बाद वही सर्टिफिकेट हाथ में देते थे। नहीं तो आपको मालूम है 6-6 महीने की डेट है, 8-8 महीने की डेटें उसमें लगती है। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये जनमंच का एक बहुत बड़ा लाभ उस वक्त हुआ है हिमाचल प्रदेश में। फिर उसके बाद और आगे बढ़कर के एक बात और कही उन्होंने, कहा कि रेलवे में कुछ नहीं हुआ। उनको इस बात को जानना चाहिए कि 2022-23 में रेलवे बजट जो है में काफी बड़ी ग्रोथ आई हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि हिमाचल प्रायोरिटी पर होता नहीं था रेलवे के,
और 1650 करोड़ रुपए की पहली जो है वो इंक्रीज के साथ वो है हिमाचल प्रदेश में रेलवे की एक उम्मीद बनी कि आगे बढ़ेगी। और उसी बात को मैं आगे ये कहना चाहता हूं, फर्दर जो है वो 23-24 में ये इंक्रीज जो है वो 1838 करोड़ रुपए की बजट पर पहुंची, 1838 करोड़, जिसमें भानुपल्ली बिलासपुर में 1000 करोड़ रुपए और 22-23 में इसमें 420 करोड़ रुपए था, और 23-24 में इसमें 1000 करोड़ रुपए, चंडीगढ़ बद्दी 450 करोड़ रुपए, नंगल तलवाड़ा 452 करोड़ रुपए, और जबकि यूपीए के सेकंड टर्म में, यूपीए फर्स्ट सेकंड के सेकंड टर्म में हिमाचल प्रदेश में रेलवे का बजट सिर्फ 108 करोड़ रुपए था। जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं, इनको कैसे मना कर सकते हैं? यानी कि मैं कह सकता हूं यूपीए के और इसमें हमारे कार्यकाल में इसमें देखें 7 टाइम मोर देन 17 टाइम इंक्रीज है उसमें रेलवे बजट की बात को लेकर के एक और यूट्यूब ने बोलने की कोशिश की। मैं उनका ये श्वेत पत्र साथ ही लाया हूं भाई। फिर जो 15th फाइनेंस कमीशन के में इसमें एक जिक्र किया कि 1000 करोड़ फॉर मंडी एयरपोर्ट, 400 करोड़ रुपीज फॉर एक्सपेंशन ऑफ कांगड़ा एयरपोर्ट, और उसके बाद 20 करोड़ फॉर ये जो सीवरेज के चैनलाइजेशन के लिए इसका जिक्र किया हुआ है कि भी आया नहीं। 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन की है, क्योंकि ये पक्ष हमने खुद रखा है। मैंने 15th फाइनेंस कमीशन के सामने अगर मेरा स्पीच का रिकॉर्ड निकालेंगे तो मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी ये थी कि हिमाचल में हमारे लिए सबसे बड़ी कठिनाई कनेक्टिविटी है, ना रेलवे कनेक्टिविटी है ना बाई एयर कनेक्टिविटी, और जबकि हिमाचल प्रदेश इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अगर हमारी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है तो हिमाचल प्रदेश में दुनिया का टूरिस्ट आएगा। हमारे पास कनेक्टिविटी सिर्फ बाई रोड है, वो भी बहुत बेहतर ढंग से अभी तक नहीं है, इसलिए हमने कहा इसको लिए बेहतर करना चाहिए। हमको नया एयरपोर्ट, फुल फ्लैश बड़ा एयरपोर्ट जहां वाइड बॉडी हमारी एरोप्लेन लैंड कर सके, उस दृष्टि से हमने एक शुरुआत की मंडी। कहा कि पैसा नहीं आया, भाई पैसा तो तब आएगा जब आप लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस कंप्लीट करोगे, उसके बाद पैसे की गुंजाइश होगी। ऐसा नहीं होता कि भी आपको पहले ही पैसा दे देंगे। और इसके लिए यहां यही नहीं, ये रिकमेंडेशन तो 15th फाइनेंस कमीशन की है। 1000 करोड़ जो है लगातार 3 बजट मेरे उसमें 1000 करोड़ रुपए मंडी एयरपोर्ट के लिए ईयर मार्क तय करके रखा। अभी भी अब मुझे मालूम पड़ रहा है कि उस 1000 करोड़ रुपए का और जगह खर्च कर रहे हैं, उसके आदेश हो गए हैं। जानकारी फाइल पर मेरे ख्याल लगता है, मुझे ऐसी जो जानकारी नहीं है। दूसरा, कांगड़ा एयरपोर्ट की एक्सपेंशन के लिए हमको मालूम है, हमने कहा कांगड़ा एयरपोर्ट बेहतर कर रहा है। आज वहां पर हमें खुशी है कि लगभग 9 फ्लाइट्स वहां पर चल रही है, लेकिन अगर उसकी एक्सपेंशन हो जाती तो कांगड़ा बहुत जल्दी हम बहुत बढ़िया जो एयरपोर्ट दे करके वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ जो है वो टूरिस्ट के लिए एक डेस्टिनेशन डेवलप कर सकते हैं। धर्मशाला, पालमपुर, आपका खजियार, आपका चंपा, सारा इलाका आएगा उसमें, और उसका इंपैक्ट पूरे हिमाचल प्रदेश में होगा। इसलिए हमने कहा उसकी एक्सपेंशन बहुत जरूरी है, और 400 करोड़ रुपए उसके लिए रिकमेंड किया फाइनेंस कमीशन, लेकिन उसकी भी प्रोसेस अभी तक पूरी नहीं हुई। प्रोसेस को आगे करेंगे, उसके बाद पैसे की उसमें बात होगी। तो इसलिए ऐसी चीजों का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब आप सत्ता में पिछले 10 महीने से, आप बताएं आप क्या कर रहे हैं? आपने एयरपोर्ट मंडी का क्या किया, आपने एयरपोर्ट कांगड़ा का क्या किया? इस बात को स्पष्ट करें। इस बात को स्पष्ट करने की स्थिति में वो है नहीं। और इसी तरह से आगे बढ़ करके अगर हम बात कहें कि संस्थान खोल दिए, और संस्थान खोलने की बात को मैं स्वीकार करता हूं, हम जनप्रतिनिधि हैं, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सरकार होती है उस सरकार को जनता की आवाज को सुनना होता है।
हिमाचल प्रदेश में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में मेरा जाना होता था बतौर मुख्यमंत्री, तो वहां लोग मांग करते थे, विधायक मांग करते थे, जनप्रतिनिधि हमारे पंचायती राज संस्थाओं के थे, वो मांग करते थे कि हमारे यहाँ पर इस चीज की जरूरत है, यहाँ पर हमको ये चीज दी जाए, और उसके अनुसार हमने वो सारी चीजें वहां पर दी। 1000 से ज्यादा संस्थान हिमाचल प्रदेश में खोले थे जो जनहित में खोले थे, और उसमें से 50% से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल फंक्शनल हो गए थे। डॉक्टर बैठ करके हॉस्पिटल में पीएससी में इलाज कर रहा था, सीएससी में इलाज कर रहा था, तहसीलदार तहसील में बैठ करके तहसील चला रहा था, एक्शन अपने डिवीजन में बैठ करके काम कर रहा था, बीडीओ अपने दफ्तर में, ब्लॉक के दफ्तर में बैठ करके काम कर रहा था। लेकिन उसके बावजूद वो सारे संस्थान बंद किए, और अब जग हंसाई तो तब हो रही है जब उन विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के मुख्यमंत्री उन्हीं संस्थानों की घोषणा फिर से। इससे बड़ा तमाशा कभी हमने देखा नहीं, जिसको शब्दों में कहना मुझे कठिन है, मेरे मुंह में शब्द आ रहा है लेकिन मैं नहीं बोल रहा उसको, मैं छोड़ देता हूं। फिर कहा कि आपने अमृत महोत्सव मनाया, आजादी का अमृत महोत्सव। मैंने प्रश्न किया, अब विधानसभा में अभी आपने देखा होगा प्रश्न जब चल रहा था, प्रश्न के उत्तर में मैंने एक सप्लीमेंट्री की थी, और मुख्यमंत्री जी फंस गए और गोल गोल करके उसको घुमा करके चले गए। और मैंने कहा था उसमें, मैंने कहा हम एक फेडरल सिस्टम में, फेडरल स्ट्रक्चर में काम करते हैं। क्या कोई कार्यक्रम पूरे देश भर के लिए केंद्र की सरकार घोषित करती है, तो क्या हिमाचल प्रदेश उस कार्यक्रम को हिमाचल में लागू करने से मना करेगा? हमने कहा आप जवाब दें। बोल बोल करके ने हाँ करी ना करी। तो राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के 75 वर्ष होने के बाद अमृत महोत्सव जिस प्रकार से मनाया गया, उसका भी बिल हमें पकड़ाया गया, बताया गया कि ये बिल है, कार्यक्रम होगा तो खर्चा होगा ही भाई, और खर्चा होगा तो खर्चा ऐसा भी नहीं है कि जो बिल्कुल एग्जॉर्बिटेंट, मतलब ऐसे कोई बड़े बढ़ा चढ़ा करके हमने ऐसे नियमों की अवहेलना करके किए। जो जेन्युइन खर्चा था उसी के तहत खर्चा हुआ है। क्या कि राष्ट्रीय कार्यक्रमों को हम न करें? क्या प्रदेश सरकार कर सकती है? क्या उनके इंप्लीमेंटेशन, उनके एग्जीक्यूशन अपने स्टेट में बंद कर दे? कर सकती है क्या? ये प्रश्न है मेरा उन लोगों से। फिर आज 75 ईयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, प्रगतिशील हिमाचल प्रदेश के 75 साल का हमने वो मनाया। उस पर कहा कि इसकी बनाने की क्या आवश्यकता थी? हर एक सरकार के अपने कार्यक्रम होते हैं। अब सुखू जी ने अपने नाम से ही योजना चला दी, अब उनकी सरकार है, उनकी योजना, हम उस पर आपत्ति नहीं कर रहे। हमने तो अपने नाम से नहीं चलाई, हमने तो ये कहा कि हिमाचल प्रदेश को बने हुए 75 वर्ष हुए, और 75 वर्ष की इस यात्रा में हिमाचल यहां से यहां पहुंचा है। ये जानकारी पूरे हिमाचल के हर नागरिक को होनी चाहिए। इसमें हमारी नई जनरेशन को समझना चाहिए, जानना चाहिए कि 75 वर्ष हम कहां थे, पहले कहां थे। और ऐसे में यहां तक पहुंचे तो स्वाभाविक रूप से हमने हिमाचल प्रदेश में कार्यक्रम किए। और मैं वर्तमान सरकार को यह जरूर कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि कार्यक्रमों पर खर्चा होता है, तो आप भी अपने कार्यक्रम स्थगित कर सकते हैं, योजनाएं बंद कर सकते हैं। योजना बनाने की आवश्यकता नहीं। जब योजनाएं बनेगी, कार्यक्रम तय होंगे, तो स्वाभाविक रूप से उसका इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन पर जो है खर्चा होगा ही होगा। फिर एक और बात कही कि हिमाचल प्रदेश में बिजली का जो है, बिजली पर जो आपने डेवलपमेंट दी, हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पीएसयू थे, एसजेवीएनएल है, एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, और हमने तो एसजेवीएनएल को, जो हमारा हिमाचल, आप जिसको हम मानते हैं वो नेशनल लेवल पर काम कर रहा है, अब तो इंटरनेशनल लेवल पर भी बाहर, देश से बाहर उसके प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन अगर उनको हमने रिलैक्सेशन कुछ छोटी चीजों में दी है, थोड़ी दी है, उसकी वजह यह थी कि पिछले 15 सालों से इन प्रोजेक्ट को लगाने के लिए कोई आदमी नहीं आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में हमारा हाइड्रो सेक्टर का पोटेंशियल जो हार्नेसेबल है, इट इज 23,000 मेगावाट।
अभी हम 11,000 मेगावाट पर अटके हुए हैं। आगे बढ़ना चाहिए। हिमाचल को ऊर्जा राज्य अगर हम बोलते तो स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने के लिए हमको काम करना होगा। जब जिन प्रोजेक्ट को, बड़े प्रोजेक्ट को, जिसके लिए ना प्राइवेट सेक्टर से कोई आ रहा है ना कोई दूसरे सेक्टर से आ रहा है, पीएसयू ने कहा कि हम इसमें कोशिश करते हैं, हमने उनको दिए। और पीएसयू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब है कि उसमें कोई प्राइवेट कंपनी को, किसी ठेकेदार को प्रोजेक्ट नहीं दिया गया, गवर्नमेंट के पीएसयू को दिया गया। और उसमें कह रहे हैं कि हम इसमें चेंज करेंगे, हम रद्द करेंगे। आप रद्द करिए, लेकिन हिमाचल प्रदेश का इतना नुकसान होगा जिसकी भरपाई पुश्तों तक नहीं हो पाएगा। जो प्रोजेक्ट एक बार डिले हो गया तो आप जो जनरेशन का डिले होगा और उसके साथ जनरेशन डिले के साथ साथ में उसका नुकसान होगा, बहुत बड़ा लंबा नुकसान होगा। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और अभी जो निर्णय किया है, ऐसे हालात में हिमाचल प्रदेश में हाइडल सेक्टर में कोई भी व्यक्ति आने के लिए अब तैयार नहीं होगा। इस बात की आप गारंटी मान करके चलिए। और इसलिए बहुत बड़ा अहित, बहुत बड़ा नुकसान इस प्रदेश का कांग्रेस के नेताओं ने किया है, कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने किया है। एक और उन्हें एक्साइज पर कही बात, शोर डाला कि हमने 40% इंक्रीज के साथ जो है वो एक्साइज पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया। और इस सारी चीज को लेकर के मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिसमें जो है जुलाई तक की जो फर्स्ट जो क्वार्टर की जो ग्रोथ आई है, इट इज ओनली 13%, 13%। इट इज नॉट इवन 15%। कितना झूठ बोलोगे और कब तक झूठ बोलोगे? 40% की इंक्रीज की बात कह दी और 13% पर वहां पर अटके। और वो जो कॉन्ट्रैक्टर है जिनको दिया गया है वो अब कोर्ट में मूव कर रहे हैं। सरकार से मिले, उन्होंने कहा कि हमारे बस की नहीं, और उसके बाद अब कोर्ट के लिए मूव कर रहे हैं। और ज्यादा मुझे लगता है कि इसमें और भी ज्यादा क्षति होगी, और भी ज्यादा नुकसान होगा, ऐसा मेरा मानना है। कुल मिलाकर के ये जो श्वेत पत्र अभी जो प्रस्तुत किया गया है, ये फेक डॉक्यूमेंट है। मैं इसको इस तरह की समझ देता हूं। कोई इसमें आंकड़े कहीं भी तालमेल खाते नहीं है जो फैक्ट्स के साथ। झूठ का पुलिंदा है और झूठ बोलने की आदत हमारे कांग्रेस के नेताओं को है ही। और इस सारी चीज को लेकर के मैं आपके सामने अपनी बात समाप्त करूंगा। जो चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी इज मिस्टर मुकेश अग्निहोत्री, ये आप सुन लीजिए थोड़ा। सारे पैदल है से 4-5 दिन हो गया। मैं आपको भेज सकता हूँ, आपके पास अवेलेबल होगी। इसमें कहा कि भाई कि बीजेपी पे इसकी फारा दो, सत्य नहीं बोल सकते बेहतर फारा क्या होता है यार? वो तो पिक्की फारा पै गया बोलते हैं। तो हम तो बोलते हैं 1500 रुपए दिसंबर के महीने से हर महिला के खाते में आएंगे। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। जब चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी वो ये बोल सकते हैं तो कौन विश्वास करे? हाँ जी, तो मैं तो आपको उदाहरण बता रहा हूँ। इस तरह से झूठ बोल करके सत्ता में आए, झूठ बोल करके सरकार को चलाना चाह रहे हैं, इसकी इजाजत नहीं होती। सरकार बन गई लेकिन
सरकार चलाने की इजाजत झूठ बोल करके नहीं देंगे। ये भाजपा की प्रतिबद्धता है और हिमाचल प्रदेश की जनता की भी मांग है। आज इनके लिए कठिनाई यही हो गई है कि जाएं तो जाएं कहां, आगे कुआं पीछे खाई, ऐसे बोलते हैं ना, वो स्थिति कांग्रेस पार्टी की वर्तमान में बनी है। इसलिए मित्रों, ये श्वेत पत्र एक बहुत ही भद्दा परिहास है, मजाक है, जो एक प्रयत्न किया है झूठे आंकड़ों के साथ झूठी बातों का जिक्र करके हिमाचल प्रदेश की जनता को फिर से गुमराह करने का, जिसको भारतीय जनता पार्टी सिरे से खारिज करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरी बात पूरी लंबी नहीं हुई, विस्तार से नहीं हुई, थोड़ी सी हुई। ये आप उनसे पूछिए, उनको बोलिए कार्रवाई करिए जो अगर तो ये श्वेत पत्र का ये ढोंग क्यों है, क्यों मजाक की, मतलब आखिरकार इसको किस चीज के लिए किया गया? सही मायने में श्वेत पत्र जब भी किया जाता है उसमें जो गलत हुआ है उस पर क्या एक्शन होना है, और जो ठीक जो और बेहतर करने के लिए कुछ सुझाव है उसके लिए क्या करना है, और ये सारी चीजों के लिए होता है। और ये प्रश्न उनसे पूछने का है, मेरे से पूछने का ज्यादा है, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि ये श्वेत पत्र जो है वो कतई भी सच्चाई पर, हकीकत पर निर्धारित है। ठाकुर साहब, आपने 9 महीने की सरकार का जो आकलन किया है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार ये चल पाएगी, या सरकार को लेकर आप बिल्कुल मंशा है कि स्थिति खराब है? सरकार की हालत बहुत खराब है और अपने कर्मों पर ये जाएगी, अपने कर्मों के कारण जाएगी, ये मेरा कहना है।